अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ओहम लॉ, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कि जो वोल्टेज है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और साथ में कंडीशन क्या है, लाइक टेम्परेचर और रेजिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट रहे, तो उसे हम बोलेंगे ओहम लॉ। तो फर्ज कर ले मेरे पास कोई सर्किट है, रेजिस्टेंस के साथ मैंने एक बल्ब लगा दिया और साथ मैंने बैटरी लगा दी, एक स्विच लगा दिया। तो मैंने कहा है कि जितने ज़्यादा वोल्टेज होंगे करंट भी क्या होना चाहिए, उतना ज़्यादा होना चाहिए। जब आप स्विच को ऑन करेंगे करंट चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और हमारा बल्ब क्या होगा, रोशन हो जाएगा। अब जितने ज़्यादा वोल्टेज होंगे करंट भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, मगर रियल में ऐसा नहीं होता। क्योंकि जैसे ही हमारे पास करंट चलता रहेगा, वोल्टेज यहाँ से सप्लाई हो रही है बैटरी से, तो इसका जो हमारे पास टेम्परेचर है बल्ब का वो इंक्रीज होगा। जब बल्ब का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ने से, तो करंट हमारे पास क्या होगा, कम हो जाएगा। और ये चीज़ ओहम लॉ के क्या है, ऑपोजिट है। इसका मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर और रेजिस्टेंस को क्या करें, कांस्टेंट रखेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ओहम लॉ है। तो लिखा हुआ वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, V इज इक्वल टू, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी खत्म होगी तो V इज इक्वल टू आई आर, कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। और इधर हमारे पास कांस्टेंट जो है वो R आ जाएगा। अगर आपने R फाइंड करना है, ये I मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसके SI यूनिट्स निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के होते हैं वोल्ट और करंट के होते हैं मेरे पास एम्पेयर। तो वोल्ट पर एम्पेयर मेरे पास किसके को आ जाते हैं, ओहम के। रेजिस्टेंस के आपने यूनिट फाइंड कर ली। अब रेजिस्टेंस क्या होती है, जो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है किसी भी कंडक्टर में जो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है, वो हमारे पास क्या होती है, रेजिस्टेंस। द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, चार्जेस के अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो करते हैं किसी कंडक्टर में, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओहम क्या होता है। अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पेयर करंट पास हो और उसमें 1 वोल्ट की क्या हो, उसके पोटेंशियल डिफरेंस में 1 वोल्ट की चेंजिंग आ जाए, उसे हम बोलते हैं ये क्या है, 1 ओहम है। अगर आप किसी कंडक्टर को 1 एम्पेयर करंट दे बैटरी से और उसके पोटेंशियल डिफरेंस में कितनी चेंजिंग आ जाए, 1 वोल्ट की, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ओहम बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रेजिस्टेंस। किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है एरिया पे और लेंथ पे। जितना ज़्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। और जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। और जितना ज़्यादा एरिया है रेजिस्टेंस क्या होगी, उतनी कम होगी। और रेजिस्टेंस डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रेजिस्टेंस पे क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो करंट आपका क्या होगा, कम होगा। और रेजिस्टेंस डिपेंड करती है कि कंडक्टर की नेचर किस तरह की है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQs भी हैं। तो टॉपिक का नेम है ओहमिक एंड नॉन ओहमिक मटेरियल या कंडक्टर्स। इससे पहले आपने ओहम लॉ को पढ़ा था कि ओहम लॉ क्या था, कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट बट द फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट लाइक टेम्परेचर और रेजिस्टेंस। तो हमने पढ़ा था कि जो वोल्टेज है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मगर उसकी जो फिजिकल कंडीशन है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस, उसको हम कांस्टेंट रखते हैं, फिर हमारा ओहम लॉ है, अदरवाइज ओहम लॉ नहीं है।
तो ओहमिक मटेरियल क्या होंगे? ऐसे मटेरियल जो ओहम लॉ को ओबे करेंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओहमिक मटेरियल। या ऐसे कंडक्टर जो ओहम लॉ को ओबे करें उन्हें हम बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर। ओहम लॉ को ओबे करने के लिए चीज़ें क्या जरूरी? फर्ज कर लें कि मेरे पास सर्किट में रेजिस्टेंस है, एक बल्ब, एक स्विच और साथ मैंने उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है और हमने इसको ओहम लॉ में प्रूव करना है। ओहम लॉ में ये है कि जितने आपके पास वोल्टेज होंगे करंट भी क्या होना चाहिए? उतना ही होना चाहिए। फिर अगर आप वोल्टेज को 2 से बढ़ा के 4 कर देते हैं तो करंट भी हमारा क्या होगा? 4 हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर आप वोल्टेज को बढ़ा के 4 से 6 कर देते हैं तो करंट भी हमारा क्या हो? 6 हो। फिर आप वोल्टेज को बढ़ा के अगर 8 कर देते तो करंट भी क्या हो? 8 हो रहा। मतलब कि जिस लिहाज से आप वोल्टेज चेंज करेंगे करंट भी क्या हो? उतना ही चेंज हो। तो हम बात कर लेते हैं इधर। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे वोल्टेज और करंट के दरमियान। जब आप वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमने वोल्टेज को लिया है एक्स एक्सिस पे और करंट को मैंने ड्रा किया है वाई एक्सिस पे। अब सवाल यह है कि मैंने वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे ही क्यों किया और करंट को वाई एक्सिस पे? जो चीज़ हम पे डिपेंड कर रही हो उसे हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। हम पे कैसे कि हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं बैटरी को। हम वोल्टेज 12 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी। जो चीज़ हम खुद चेंज कर सकते हैं उन्हें हम कहाँ लेते हैं? एक्स एक्सिस पे। और जो चीज़ हम पर डिपेंड नहीं करती, हम तो वोल्टेज चेंज कर रहे, करंट हो सकता है ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, वो हम कहाँ ड्रा करेंगे? वाई एक्सिस पे। अब वोल्टेज पहले मेरे पास 2 थे तो करंट भी कितना होगा? 2। फिर वोल्टेज मेरे पास कितने थे? 4। करंट भी मेरे पास 4। फिर वोल्टेज मेरे पास कितने? 6। करंट भी 6। फिर इसी तरह वोल्टेज मेरे पास 8 हो गए तो करंट भी मेरे पास 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ग्राफ को बना लेते हैं। तो आपने देख लिया यहां से क्या करेंगे? सीधी लाइन ड्रा करते हैं। तो आपने देख लिया कि वाकई ही जितने हमारे पास वोल्टेज होंगे उतना ही अगर करंट है तो ये चीज शो करती है ओहम लॉ को। और ओहम लॉ की डेफिनेशन भी यही है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और ऐसे मटेरियल जो ओहम लॉ को ओबे करेंगे उन्हें हम बोलेंगे ओहमिक मटेरियल। और जितने भी कंडक्टर्स हैं हमारे पास, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? ओहमिक मटेरियल होते हैं। अब कॉपर को तो हम यूज़ कर सकते हैं मगर सिल्वर और गोल्ड को यूज़ नहीं करते क्योंकि वो तो बहुत महंगा है, इसलिए कॉपर को ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन ओहमिक मटेरियल्स। क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करते उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन ओहमिक। अगर आप नॉन ओहमिक का भी ग्राफ बनाएं तो उसके लिए मेरे पास अगेन क्या है? रेजिस्टेंस के साथ बल्ब और एक साथ बैटरी लगा दे, साथ एक स्विच लगा दे। उसी तरह हम क्या करेंगे? वोल्टेज को चेंज करेंगे। वोल्टेज अगर आपके पास 2 है तो हो सकता है करंट आपके पास 5 हो जाए। सेम इसी तरह हमारे पास क्या हो? अगर वोल्टेज मेरे पास 6 हो या 4 हो तो करंट हो सकता है मेरे पास 9 हो। इसी तरह मैं क्या करूं? अगर मैं वोल्टेज को चेंज करता जाऊं, 8 कर दूं, तो हो सकता है करंट मेरे पास 9 नहीं बल्कि क्या हो? 12 हो। इसका मतलब मेरे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है कि वोल्टेज मैं 2 दे रहा हूँ, करंट मेरे पास 5 है, फिर मैंने वोल्टेज 4 दिए, करंट मेरे पास 9 हो गया। इसका मतलब ये तो ओहम लॉ को ओबे नहीं कर रहा। तो ग्राफ बना के देख रहे हैं। सेम उसी तरह वोल्टेज और करंट के दरमियान में करेंगे।
ग्राफ ड्रा करेंगे। पहले हमारे पास वोल्टेज कितने थे, 2 थे, तो करंट हमारे पास 2 पे कितना था, 5। फिर मैंने वोल्टेज 4 कर दिए, तो करंट मेरे पास हो गया 9। फिर मैंने वोल्टेज किया 8 कर दिए, या आप 6 भी कर सकते हैं, तो करंट मेरे पास 12 है। अब अगर आप ग्राफ बनाएं, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि क्या है, ये ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने वोल्टेज बहुत कम चेंज किए, मगर करंट हमारा क्या है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। इसका मतलब है ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करती, और ऐसे मटेरियल जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करते हुए हम बोलते हैं नॉन ओहमिक मटेरियल। और उसकी एग्जांपल हमारे पास सेमीकंडक्टर, डायोड है, पीएन जंक्शन है जिसे हम डायोड भी बोलते हैं, और टंगस्टन फिलामेंट है। अब फिलामेंट का ये जो हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड है, इसको हम चैप्टर नंबर 18 में पढ़ेंगे, और पीएन जंक्शन को भी। जो हमारे पास टंगस्टन है फिलामेंट बल्ब का, वो क्या चीज़ है कि जैसे जैसे अगर आपने स्विच को ऑन किया है तो बल्ब आपका रोशन होगा, मगर स्टार्टिंग में हमारे पास जितने वोल्टेज होंगे करंट भी उतना ही होगा। मगर क्या होगा, जैसे जैसे तो कुछ देर गुजरेगी तो बल्ब का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर क्या होते हैं कि दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, करंट आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, जो ये बताता है कि ये हमारे पास क्या है, बल्ब का जो टंगस्टन है ये भी ओहम लॉ को ओबे नहीं करता। बात कर रहे थे ओहमिक और नॉन ओहमिक में। जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं वो पीटीसी होते हैं। जितने भी कंडक्टर है वो हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर आप क्या करें, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब है तो जब आपके पास वोल्टेज चेंज होंगे साथ उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो वो कभी भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं आएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होगी, जब इंक्रीज हो जाएगी तो करंट आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। लिहाजा इसका मतलब है जितने भी कंडक्टर्स होंगे अगर उनमें टेम्परेचर का फैक्ट देखेंगे तो वो कभी भी ओहम लॉ को ओबे नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ मेरे पास है एनटीसी। जितने भी हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एनटीसी होते हैं। तो हम अगर सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इन्हें बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर आप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएं, इनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और तो जितने भी हमारे पास सोलर प्लेट्स होती हैं वो सारी की सारी सेमीकंडक्टर की बनी होती हैं, और वो क्या होते हैं, एनटीसी होते हैं। अगर ज़्यादा धूप की इंटेंसिटी क्या है, सूरज से आने वाली रेडिएशन जो है या लाइट है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो हमारे पास जब वहाँ का टेम्परेचर भी क्या होगा, फिर ज़्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वहाँ से हम आसानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब वो भी क्या करेंगे, जो सेमीकंडक्टर्स भी हैं वो भी ओहम लॉ को ओबे नहीं करते, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने से करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम पे चली जाती है, और रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो भी वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं रहते। इसका मतलब ये भी ओहम लॉ को ओबे नहीं करेगा। नेक्स्ट मेरे पास है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कि सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का अगर आप देखें तो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3। इन तीनों को मैंने क्या करना है, किसी बैटरी के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, साथ में एक स्विच लगा दिया। और याद रखें कि अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट की वैल्यू वो क्या होगी, सेम होगी।
इस वाली रेजिस्टेंस में भी, इसमें भी और इसमें भी, सब में करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना चाहें तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस थी तो मैंने इनको लिख लिया। अगर ऐसा हो मेरे पास 3 नहीं बल्कि क्या हो अप टू 100 रेजिस्टेंस हो इन्फिनिट, तो फिर मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू R1 R2 R3 प्लस अप टू 100 कर दूंगा। सेम इसी तरह मैं अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखूं, 3 रेजिस्टेंस है मेरे पास R1 R2 R3, तीनों को मैंने ये करना है बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। साथ में एक स्विच लगा दिया और इनको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे आप क्या करेंगे, 3 रेजिस्टेंस को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसमें वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जबकि अगर हम सीरीज में देखें तो आपका एमसीक्यू आ सकता है कि सीरीज में हमारे पास रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट की वैल्यू हर रेजिस्टेंस में क्या होती है, सेम होती है। और अगर आप रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें से हर रेजिस्टेंस में से गुजरने वाले जो वोल्टेज है उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, करंट की वैल्यू सेम नहीं होगी। और अगर आप इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना चाहें, इसको हम बटे में लिखेंगे। सेम इसी तरह ये तो मेरे पास 3 थी, अगर ऐसा हो मेरे पास क्या हो 3 से भी ज्यादा हो, अप टू 100 इन्फिनिटी तक हो, तो फिर मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 100 तक हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यही आपका क्या है, आंसर है।